जा रहा है। मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश, हम आमतौर पर शो में उन स्टॉक्स की बातचीत कर रहे हैं जहां पर आज एक नेगेटिव रिएक्शन देखा जा रहा है, या पर जहां से इन्वेस्टर्स को अलर्ट रहने की जरूरत है। अभी मेडिकेम एंड बायो की बात की सुमित ने, लेकिन मैं इसके साथ कुछ और फार्मा स्टॉक्स भी ऐड कर देती हूँ जो कि आज नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से खबरों में है। एल्कॉम लैबोरेटरीज हुआ, एलेम्बिक फार्मा हुआ। एग्जैक्टली अप्रोच फार्मा को लेकर अभी है क्या, क्योंकि डिफेंसिव कैटेगरी के होने के बावजूद भी अब फार्मा स्टॉक्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, इनको अगर डेंजर जोन में प्लेस किया जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल दीपाली जी, और जैसे एफडीए के कंसर्न्स उभरते आ रहे हैं फार्मा कंपनियों के लिए, उसमें जो रिकवरी होती है अर्निंग्स में, क्योंकि जैसे एफडीए के बैन्स लगते हैं वहां पे आई थिंक एक रिकवरी का प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है, रेमेडियल प्रोसेस लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से जो अर्निंग्स आउटलुक होता है वो कर्टेल होता है। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए कि पिछले 2 वर्षों में आई थिंक जैसे फार्मा स्टॉक्स ने रैली दी थी, कहीं ना कहीं आई थिंक काफी फार्मा स्टॉक्स रिचली वैल्यूड हो गए थे। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक, अंडरस्टैंडिंग की जो FY17 FY18 के अर्निंग्स होंगे उसके लिए एनडीए पाइपलाइन कैसे हैं, अगर प्लांट्स एफडीए स्कैनर में आए हैं तो रिकवरी और रेमेडियल प्रोसेसेस में अर्निंग्स पे कितना इंपैक्ट आ सकता है। और तीसरी बात आई थिंक जो इनका कोर बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस हो या ओवरसीज बिजनेस हो, इसकी कितनी पोटेंशियल हो सकती है ग्रो होने की। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक जो लार्ज कैप फार्मा कंपनीज हैं, स्पेसिफिकली सिप्ला की मैं बात करूं तो वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग एनडीए पाइपलाइन है, मैनेजमेंट कमेंट्री काफी स्ट्रॉन्ग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक large cap pharma is still something that I prefer at this point of time. Mid cap pharma I think will have to be extremely selective. लेकिन at this point of time मुझे लगता है I think large cap pharma पे फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा। जी, साथ ही में मयूरेश, अभी हम गोदरेज कंज्यूमर की बात कर रहे थे। एम्बिट ने यहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग दी है, 950 के टारगेट्स की बात की है, लेकिन और जो जिन फैक्ट्स को मेंशन किया है रिड्यूस करने के पीछे, उसमें एक तो जो ग्रोइंग थ्रेट बढ़ रहा है पतंजलि की ओर से, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट शेयर भी श्रिंक हो सकता है और अर्निंग्स पर भी उसका रिफ्लेक्शन आ सकता है। और ये कंसर्न गोदरेज कंज्यूमर के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे FMCG प्लेयर्स हैं जिनके लिए उभर रहा है। तो अभी एग्जैक्टली अप्रोच है क्या, कीपिंग इन माइंड कि पतंजलि के जो वॉल्यूम्स हैं वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आई थिंक पतंजलि एक थ्रेट करके उभर के आ रहा है। व्हाट दिस इज प्रॉब्ली डन इंडस्ट्री के लिए इधर प्राइस कट्स लेके आ रही हैं कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि वॉल्यूम्स को सस्टेन करना है, मार्केट शेयर सस्टेन करता है। तो जितना आप A&D या एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में जो स्पेंडिंग दिखेंगे, जो इंक्रीज होगा काफी कंपनी उसका, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हो, शैम्पू मैन्युफैक्चरर्स हो, दैट विल हैव सम अमाउंट ऑफ टोल ऑन देयर EBITDA मार्जिन। तो अगेन आई थिंक FMCG कंपनियों का वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है ट्रेलिंग 12 मंथ एवरेज पे, तो काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन इफ कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग स्टॉक्स लाइक गोदरेज कंज्यूमर एट लोअर लेवल, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। जी, चलिए कुछ क्वेरीज को भी शामिल करते हैं, यानी कुछ ऐसे कॉलर्स जो कि इसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में फंस गए हैं और जानना चाहते हैं कि अब स्ट्रेटेजी क्या हो। राजेंद्र हमारे साथ है फोन लाइन पर। राजेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, मेरे बेलारी स्टील और एसके नेट के शेयर्स पर हैं काफी सारे, जैसे मैंने आपको कम्युनिकेट किया है 2000 3000। बेलारी स्टील के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? एसके नेट। और दोनों ही स्टॉक्स में आपको, इनफैक्ट बेलारी स्टील में तो कामकाज हो ही नहीं रहा है, कई सालों से इसके जो ऑपरेशंस है वो सस्पेंडेड है ऑन BSE। और एसके नेट की आप बात कर रहे हैं, अगेन टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी और 42 पैसे का ये शेयर है। मयूरेश, हालांकि आई एम श्योर कि आप इन स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करते होंगे, लेकिन एसके नेट की बात कर रहे हैं जो कि टेक्सटाइल कंपनी और एक बेलारी स्टील की, और ह्यूज लॉसेस में है ये। इन्होंने देखिए खरीद की है 7 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए के आसपास, ये सोचते हुए कि लो वैल्यू स्टॉक है, खरीद लेना चाहिए। लेकिन इस शो का मकसद यही बताना कि भले ही 7, 8, 2 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, लेकिन जब तक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ना हो आपको दूर रहना चाहिए। क्या सलाह आप इनको देंगे आप? बिल्कुल लेना है, टोटली कंकर विद दीपाली जी। आई थिंक जहां फंडामेंटल्स वीक हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा डाइसी लगता हो, तो मुझे लगता है ऐसे स्टॉक्स के आसपास नहीं जाना चाहिए। प्राइस एक बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर रहता है, कम प्राइस देख के आई थिंक शायद इन्वेस्टर्स ल्योर हो जाते हैं, और अगर वैल्यूएशंस भी देखें तो काफी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी होगा। और हालांकि आई थिंक इसके पीयर कंपेरिजन जो लार्जर कैप कंपनीज है, जो मिड कैप कंपनीज है, वो आई थिंक लार्जर वैल्यू पे होंगे या ग्रेटर वैल्यू पे होंगे, वहां पे इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर होता है दिस पॉइंट ऑफ टाइम या क्रॉस टाइम होराइजंस, क्योंकि आई थिंक कंसिस्टेंसी इन अर्निंग्स रहती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यू भर के नहीं आते, और मैनेजमेंट का जो एक विजन होता है ऑफ ड्राइविंग द कंपनी थ्रू गुड और बैड टाइम्स, आई थिंक दैट हेल्प्स द कंपनीज अर्निंग्स होल्ड अप। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप मिड कैप में जो क्वालिटेटिव कंपनीज हैं इन पे फोकस करना चाहिए, और इन्वेस्टर्स को आई थिंक एक लंबा नजरिया रखना चाहिए टू टेक केयर ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी।
बिल्कुल, तो जो भी लॉसेस आपको हो रहे हैं उसे लेकर बाहर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर रिवाइवल की होप्स बिल्कुल नहीं है। और अच्छी लार्ज कैप मिड कैप कंपनीज आप चुने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, वही स्ट्रेटेजी आपके लिए यहाँ पर रिकमेंड की गई है। एक और कॉलर है हमारे साथ, मनोज कुमार। इनफैक्ट इनका एक एसएमएस है और एसएमएस इनका आलोक इंडस्ट्रीज पर ₹4.80 पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इन्होंने ₹15 पर यह शेयर खरीदा हुआ है। इनफैक्ट आलोक इंडस्ट्रीज, मयूरेश, आई रिमेंबर 2014 में एक अच्छा रनअप स्टॉक में आया था, 16-17 रुपए के हाईज इसने टच किए, तो वापस फिर कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर स्टॉक में हावी हो गए हैं। एक हाई डेट कंपनी है, क्या करना चाहिए इनको? अब ह्यूज लॉसेस में है, जो भी लॉसेस हैं इनको लेकर बाहर आ जाए या फिर कुछ रिवाइवल का होप आपको लग रहा है मौजूदा लेवल से? ये काफी समय लगेगा और जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट पैन आउट हो रही है पिछले कुछ वर्षों में, आई थिंक कोई रिवाइवल का दिख नहीं रहा, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स। जो एक डार्लिंग हुआ करता था ये स्टॉक कुछ सालों पहले, आई थिंक सडनली आई थिंक इट इज फॉलन ऑफ द रडार। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर टेक्सटाइल्स में से कोई कंपनी देखनी हो, आई थिंक सीआरएम सिल्क मिल्स मुझे बहुत पसंद आ रही है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में जो इनकी मार्केट शेयर है, जैसे ये ग्रो हो रहे हैं, जैसे इनकी इबिट और इबिट मार्जिन्स पैन आउट होती है, वो काफी इंप्रेसिव है। दूसरा आई थिंक जो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर रहे हैं, आई थिंक उससे उनकी जो ब्रांड प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है। जो मल्टी पॉइंट आउटलेट्स हैं, वेदर फ्रॉम रिटेल और देयर ओन स्टोर्स, आई थिंक दे आर इंक्रीजिंग दैट एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक सीआरएम सिल्क मिल्स एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह है, और अगर टेक्सटाइल स्पेस में आपको एक्सपोजर लेना है तो सीआरएम सिल्क एक अच्छा विकल्प है, ऐसा मयूरेश मानते हैं। इनफैक्ट मयूरेश, मैं बैंकिंग स्टॉक्स पर भी आपका एक कमेंट लेना चाहूंगी। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आज वापस सेलिंग प्रेशर हावी हो रहे हैं, और जो ये पंजाब अनाज घोटाला जो एक नया कंसर्न उभरा है, ये कहीं ना कहीं एक डैम्पनिंग इफेक्ट डाल रहा है आज ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स पर, क्योंकि 12,000 करोड़ का जो कर्ज है वो एनपीए का रूप ले सकता है, इसकी आशंका पूरी तरह से बढ़ गई है। अभी एग्जैक्टली अप्रोच क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए थे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के साथ बीते 1-1.5 महीने में, लेकिन अब जो ये घोटाला सामने है, इसको देखते हुए लगता है कि अभी भी कॉशियस और अवॉइड की स्ट्रेटेजी इन स्टॉक्स को लेकर होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं हमेशा मानता हूँ आई थिंक पीएसयू बैंक्स के आई थिंक नतीजे आने दीजिए आई थिंक, और ये जो नया इशू उभर के आ रहा है आई थिंक वो डेफिनेटली टोल ले रहा है स्टॉक प्राइसेस पे। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए, जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज थी Q3 में, लार्जली आई थिंक Q4 के भी नंबर्स इन लाइन रह सकते हैं, और मैं हमेशा मानता हूँ आई थिंक जो Q1 के नतीजे आएंगे, ये क्वार्टर के बाद के नतीजे, वो भी काफी सॉफ्ट रह सकते हैं। अगर इंडस्ट्री और एंड यूजर इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होती इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट एंड दी एसएमए बुक, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है बैलेंस शीट्स पे, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स पे, आई थिंक वो आई थिंक बरकरार रह सकता है। देन इट इज अबाउट सेकंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल, जहां पे आई थिंक क्रेडिट साइकिल इंप्रूव होगा, कैपिटल एडवोकेसी इन्फ्यूजन होगा गवर्नमेंट के साइड से, वो शायद बैलेंस शीट एक्सपेंशन और ग्रोथ ड्राइव करेगा अर्निंग्स को। तो कहीं ना कहीं आई थिंक पीएसयू बैंक्स के नतीजे देख के लार्जली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स स्टिल अ वेट एंड वॉच पॉलिसी, एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल, इनफैक्ट इस बीच जो खबर आ रही वो भी आपको बता देते हैं कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है प्रकाश सिंह बादल, वो दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे इस पूरे ही मसले पर, और सोर्सेज के थ्रू इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। और जिस तरह से हमने आपको बताया भी कि 12,000 करोड़ के जो गेहूं गायब होने का मामला है, इसको लेकर आज जो बैंकों का कंसोर्शियम है, 30 बैंकों का कंसोर्शियम, वो बैठक कर रहा है, और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, और इसी पर इनफैक्ट और अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पूरा जो ये मामला है वो 20,000 करोड़ के गेहूं गायब होने का है, और इसीलिए आज सरकारी बैंकों की इस पर एक अहम बैठक भी हो रही है कि एग्जैक्टली अब करना क्या चाहिए, क्योंकि इस 12,000 करोड़ की राशि में से करीब 15% प्रोविजनिंग बैंकों को करनी होगी। ऑलरेडी बैड लोन और एनपीए के कंसर्न्स इस पूरे ही सेक्टर पर ब्लूम कर रहे हैं, और अब जिस तरह की डेवलपमेंट पंजाब की ओर से आ रही है, ये जरूर एक डैम्पनिंग इफेक्ट डाल सकती है पूरे ही बैंकिंग स्पेस पर। यही वजह भी है कि आज हमने देखा है कि जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो दबाव के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट असीम मनचंदा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। असीम, इस पूरे ही मामले पर और क्या अपडेट है आपके पास? असीम, जो इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है पंजाब अनाज घोटाले से जुड़ी हुई कि जो पंजाब के सीएम है प्रकाश सिंह बादल, वो भी आज पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, एग्जैक्टली और क्या जानकारी आपको मिल रही है इस बारे में? मुझे लग रहा है असीम से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन एक बार फिर से आपको अपडेट दे दें कि सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल को आज दिल्ली बुलाया गया है। सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी, और बैंक्स ऑलरेडी बैठक कर रहे हैं जिसमें चर्चा हो रही है कि एग्जैक्टली
अब क्या स्थिति इमर्ज होगी, क्योंकि 12,000 करोड़ का जो राशि है बैंकों की वो अटकती हुई नजर आ रही है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है इस पूरे घोटाले के बाद। लेकिन जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इससे जुड़ी वो हम आपको बताएंगे। और मयूरेश, आपका शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया इसी के साथ, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आप देख सकेंगे वाजिब न्यूज। नमस्कार।